अन्य बंधु, मैं शिक्षा, चूंकि आपने बताया कि एनसीईआरटी और शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, मैं भी क्योंकि एक शिक्षक हूं और मैंने ये देखा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके विषय में बताना चाहता हूं कि पहले जो हिंदी की कविताएं हुआ करती थी उसमें भूषण और ये सारे कवियों का जिक्र हुआ करता था, लेकिन ये रहा जब तक इंदिरा जी रही। लेकिन जैसे ही इंदिरा जी को समर्थन दिया साम्यवादियों ने, तो इसी शर्त पर उन्होंने सबसे पहले अगर किसी विषय को हाईजैक किया तो वो ये शिक्षा व्यवस्था थी जिसको मानव संसाधन मंत्रालय से आज कहते हैं, उसको ही हाईजैक किया। और उन्होंने सब जगह जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो कि शिक्षा से संबंधित थे, चाहे वो इतिहास का विषय रहे हो या उन सभी जगहों पर अपने अपने साम्यवादी सोच वाले विचारधारा के व्यक्तियों को बैठाया और उसी कारण से बहुत बड़ा आघात सनातन संस्कृति को पहुंचाने का उन लोगों ने काम किया और हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को लगातार पिछड़ा दिखाने का प्रयास और वैभवहीन दिखाने का कार्य, शक्तिहीन दिखाने का कार्य यदि किसी ने किया तो वह इंदिरा जी की जो सरकार बनी थी, पीछे से सपोर्ट देकर के ये, और साम्यवादियों ने जो उन्हें समर्थन दिया था, और अगर कोई विभाग मांगा था तो केवल वही मांगा था, अगर कोई और होते किसी और दल के व्यक्ति तो वो निश्चित रूप से मांगते रेल मंत्रालय, क्योंकि रेल मंत्रालय का अलग बजट हुआ करता था, जैसे हमारे बिहार के नेता मांगा करते थे। और मैं जानता हूं कि हमारे जो इंटरमीडिएट का जो कोर्स हुआ करता था, सिलेबस हुआ करता था, वो बड़ी उच्च कोटि का हुआ करता था और हमारे यहां से जो विद्यार्थी जिन विषयों का अध्ययन कर लेता था, अगर उसने साइंस की, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का अध्ययन कर लिया तो वो माना जाता था कि वो जो है कहीं मात नहीं खा सकता। ये स्थिति थी, लेकिन उसको भी बिगाड़ने का काम किया गया। शिक्षा को हमने व्यवसाय बना दिया, सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई, और शिक्षा को व्यवसाय बना के निरंकुश कर दिया। मैं कहता हूं व्यवसाय बननी चाहिए, निरंकुश नहीं होनी चाहिए। और जिस वजह से आज कितना बड़ा संकट, क्योंकि भारत जो है वो बहुत अमीरों का देश नहीं है, गरीबों का देश है और शिक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब हमारे यहाँ सन 75 से अगर मैं पीछे जाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइवेट शिक्षा थी ये नहीं, बहुत कम थी, लेकिन मैं कहता हूं निजीकरण होना चाहिए, निजीकरण शिक्षा का हो लेकिन निरंकुश ना हो। आज स्थिति यह है कि ये बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। शिक्षा जो है एक केवल वैसा विषय नहीं है कि हमने इससे धन अर्जन करना है, ये व्यवसाय नहीं है, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस पर मैं कोठारी जी से निवेदन करूंगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी आ रही है, इस विषय पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज भी बहुत ज्यादा विकसित राष्ट्र नहीं है। वो बात अलग है कि हम उड़ रहे हैं, अब आकाश में छलांग लगाने की ओर हैं, लेकिन वो किस कारण से है, वो अन्य और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अगर हमने अपनी शिक्षा को सुधार दिया, हमारी इस शिक्षा से लोगों को, मैं कह रहा हूं विदेश में बैठे हुए लोग इसका फायदा उठाते थे, लेकिन लॉर्ड मैकाले जो करके गए उस पर तो हम कुछ बहुत बड़ा काम हमारे संघ से निकले हुए लोग हैं उन्होंने किया है। क्योंकि मैं भी बाल्यकाल से संघ का संसेवक रहा हूं, जितनी मेरी आयु है इतनी ही संघ आयु के पिताजी हमारे जो है उस वक्त मंडल कार्य हुआ करते थे। मैं भी अनेक दायित्वों पर रहा, विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और फिर प्रकाशक प्रकोष्ठ में मैंने काम किया प्रदेश मंत्री के नाते। ये सारा अनुभव है। मैं तब से पिताजी मुझे बताया करते थे किस प्रकार से सारा इतिहास को गड़बड़ करने का प्रयास किया। हम एविएशन के क्षेत्र में देखें तो आविष्कार हम कर रहे हैं, लेकिन फायदा दूसरा उठा रहा है। आज तक अभी बताने का प्रयास नहीं कर पाए इतिहास की पुस्तकों में या साइंस की पुस्तकों में कि ये आविष्कार भारत में हुआ, उसकी नकल वहां करके उसे वो कर लिया, उन्होंने अपना अधिकार बना लिया। तो ये बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत मैं कहता हूं कि चाहे विज्ञान का क्षेत्र है, और अब तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और जुड़ गई है, उसमें भी हमारा साइबर जुड़ गया है। तो साइबर के क्षेत्र में हमने जैसे जैसे हमारे विद्यार्थी निकल करके गए हैं, केवल अपने देश का ही ना, आज मैं समझता हूं कि चाहे नासा में बैठे हुए वैज्ञानिक हो, वो भी उसमें से सबसे बड़ा योगदान अगर कहीं का है, यहाँ के छात्रों का है, जो भारत से निकल करके छात्र गए हैं उनका है। लेकिन ये और बढ़े, इसे और गति मिले, ये बहुत आवश्यक है। और ये सनातन
करने की आवश्यकता है अपने इस पाठ्यक्रम में। और आत्मगौरव बहुत जरूरी है। हम शिक्षा के माध्यम से हमारे आत्मगौरव को गिराने का भी कार्य किया गया है। और जिस समाज का आत्मगौरव गिर जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो भला हो हमारे मोदी जी का ऐसे संत प्रभु की कृपा से अवतरित हुए इस पृथ्वी पर कि आज मैं देख रहा हूं कि मनोबल लगातार भारतीयों का कई गुना बढ़ चुका है। और तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही क्रांतिकारी कदम निश्चित रूप से उठ रहे हैं। इतिहास संकलन समिति भी हमारा बहुत जबरदस्त कार्य कर रही है और लगातार, लेकिन वो हर क्षेत्रों में जाकर के और उस स्थिति से निकालने की आवश्यकता है कि हम दीनहीन ज्ञानहीन नहीं है, हम बहुत ज्ञानवान हैं। हम दीनहीन नहीं थे, हम शक्तिशाली हैं। और हमारा इतिहास, हमारा वो सब इस सनातन परंपरा के साथ जोड़ते हुए उसे हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मुझसे दो चार है, उससे हल्कान है। आप सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि देश की आबादी किस तरीके से बढ़ रही है, कितना बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। और वह दिन दूर नहीं जब कुछ ही महीनों में हम चीन को पीछे करके आगे आ जाएंगे इस मामले में और तालियां बजाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे कि हम नंबर 1 हो गए। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि मेरा मानना है कि देश की अगर टॉप 5 समस्याएं अगर हैं जो भी आपके जेहन में हैं, तो उन 5 समस्याओं की जननी हमारी बेतहाशा जनसंख्या है। अब बात यह है कि आज की तारीख में जो हमारी जनसंख्या है 140 करोड़ के आसपास, आजादी के पहले कितनी थी? मुझे याद है, मैंने पढ़ा है किताबों में कि महात्मा गांधी ने आजादी के पहले जब दिल्ली हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय विंकट बेवल के साथ संवाद कर रहे थे, ये 47 से पहले की बात है, देश की आजादी से पहले की बात है, किसी भी गवर्नर जनरल से उनका अंतिम संवाद था कि सनातन संस्कृति के लोग या हिंदू धर्म के लोग बाय डिफॉल्ट और अंग्रेजों की वजह से हुकूमत में आ गए हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए जो पूरा देश एक हुआ, उसके बाद जो लोकतंत्र की स्थापना हुई आजादी के आंदोलन के बाद, तो उनको लगता है कि मुगलों का जो पतन हुआ अंग्रेजों की वजह से हुआ, उसके बाद देश एक हुआ और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसकी जितनी संख्या बल उसकी हिस्सेदारी, उस हिसाब से जो शासन पद्धति में ये लोग शासन में आए। तो अगर जनसंख्या बल पर ही ये शासन कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को उनके लेवल में लाना है ताकि संसद में और विधानसभाओं में हम इतनी संख्या में पहुंच जाएं जिससे हम अपना, ये उनका मंसूबा है। हाँ, मैं सुनता हूं, मैं बहुत अंदर खाने के बाद तो तमाम लोग तकदीरों में बोलते हैं, गुपचुप तरीके से मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि वाकई इसके अंदर सच्चाई क्या है, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत ही खतरनाक है। आप कहां जाओगे? आपके आसपास, भारत के आसपास जो भी देश हैं, किस जगह पे शरण हो गया? अफगानी भाग करके तो भारत में आकर शरण ले लेगा, उसको वहां से ज्यादा यहां आजादी है। लेकिन अगर एक हिंदू भगाया जाएगा, एक सनातनी भगाया जाएगा, तो कहां जाएगा? नेपाल में भी जगह नहीं है आपके लिए। नेपाल तो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र था, उसको भी खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग ये हल निकालते हैं कि हमें भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। मेरी सोच कुछ दूसरी है, क्योंकि जब जनसंख्या की वजह से नाना प्रकार की समस्याएं देश में उत्पन्न है, डिमांड और सप्लाई में जब अंतर होता है तो समस्याएं उत्पन्न होती है।
इतनी जनसंख्या, कोई भी योजना लागू करो, कितनी भी ट्रेनें चला दो, कितने भी जहाज चला दो, आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। क्यों? डिमांड और सप्लाई का अंतर। डिमांड और सप्लाई में जब अंतर होगा तो कालाबाजारी होगी, भ्रष्टाचार होगा। इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना होगा? मेरी जो सोच है वो ये है कि हमारी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सख्त कानून आना चाहिए, चाहे इसके लिए कोई नाराज हो, चाहे जो भी। संजय गांधी ने यह प्रयास किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक है। उसके बाद सभी सरकारें घबरा गई। उनको लगा कि अगर हमने इस पर हाथ रखा तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, और वोट बैंक के लिए आप देश को सूली पर चढ़ा दोगे। यही हो रहा है आज की तारीख में। उनके जीवन में कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस तरह से लोग मान चले थे कि उनके जीवन में राम मंदिर विवाद का हल नहीं होगा, लेकिन हुआ। लोगों ने देखा, हमने देखा, आपने देखा, हम आप भाग्यशाली है कि साक्षी हैं। इसलिए हमें गुजारिश है, यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच भी रही है। क्योंकि जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो बातें उभरती हैं, उसको लेकर के विरोध के स्वर भी अगर उठने लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे दिल में नहीं, आग मेरे दिल में नहीं, तेरे दिल में सही, पर आग जलनी चाहिए। थैंक यू। के तौर पे देखते हुए हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा। और मैं चाहूंगा क्योंकि ये सम्मान लेते नहीं है तो लोग भी आए मंच के पास थोड़ा सा आ जाए। सभी लोगों से निवेदन है मंच के पास आप लोग आ जाए, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम 4 दिनों से चलते हुए यह अपने अंतिम पायदान में पहुंचा है।